Assalamualaikum viewers. Hope you all are well. Today the topic of our discussion is Rutherford atomic model. Let's see its learning outcomes. First of all, we will discuss about its introduction, then we will see its experimentation, then we will see its observation and then result, and at the end we will see the defects of this atomic model. Let's start. First of all, we will see the introduction. आपको साइड पे एक पिक्चर शो हो रही है एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड एक्चुअली में एक न्यूजीलैंड ब्रिटिश केमिस्ट था और इसका काम ये था कि इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज़ परफॉर्म की थी। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया था उसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। 1898 से तकरीबन 1907 तक इसने एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सॉडे, उसके साथ कोलैबोरेट करके इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि जो हैवी एटम्स होते हैं उनके अंदर इतनी टेंडेंसी होती है, काबिलियत होती है कि वो लाइटर एटम्स को डिके कर सकें। इस चीज़ को डिस्कवर करने की वजह से रदरफोर्ड को 1908 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था। अब 1911 में रदरफोर्ड ने जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंट्स की एक सीरीज़ परफॉर्म की थी, उसकी बेस पे इसने एटम के न्यूक्लियर मॉडल को डिस्कवर किया या प्रपोज करवाया। ये वो पहला बंदा था जिसने फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसकी बेस पे एटम को स्प्लिट किया जा सकता था। अब केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की वजह से इस आदमी को फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस भी कहा जाता है क्योंकि इसने न्यूक्लियर साइंस में बहुत ज़्यादा वर्क किया था, उस खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। नेक्स्ट हम उसके एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मटेरियल। अब इस एक्सपेरिमेंटेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे उनको देखते हैं। सबसे पहले है गोल्ड फॉयल। गोल्ड को बीट किया जाता है और उसको बीट करने के बाद एक ऐसी थिन शीट बना दी जाती है जिसको आप रोल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो शीट होती है, जो गोल्ड फॉयल होती है, ये गोल्ड लीफ से थिकर होती है। वैसे आप देखें तो ये बहुत ही बारीक सी शीट होती है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। उसके अंदर रेडियम आ जाता है, पोलोनियम वगैरह आ जाता है। और थर्ड वन पे है फोटोग्राफिक प्लेट या फिर कोई स्क्रीन हो जिसे जिंक सल्फाइड से कोट किया गया हो। साइड पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ पे मिड में जो आपको येलोइश गोल्डन कलर में एक प्लेट नज़र आ रही है, इसके ऊपर गोल्ड फॉयल लगा हुआ है। साइड पे आपको रेड में डिटेक्टर शो हो रहा है और गोल्ड फॉयल के बिल्कुल सामने आपको 90 के एंगल पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स नज़र आ रहा है जिसके थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा पार्टिकल बीम जो होती है वो एमिट होके गोल्ड फॉयल की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका एक्सपेरिमेंट आ जाता है। Rutherford performed cold foil experiment to understand how negative and positive charge could coexist in an atom. कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का मकसद ये था कि रदरफोर्ड ये जानना चाहता था, इस चीज़ को समझना चाहता था कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साथ एक टाइम पे एक जगह पर किस तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसने क्या किया कि एक गोल्ड फॉयल जिसकी जो थिकनेस थी वो 0.00004 सेंटीमीटर थी, उस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू अल्फ़ा पार्टिकल्स की एमिशन हुई। अब वो रेडियो एक्टिव सोर्स क्या हो सकता था, वो रेडियम भी हो सकता था, वो पोलोनियम भी हो सकता था, ठीक है। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, ठीक है। और वो कौन से पार्टिकल्स थे, वो हीलियम न्यूक्लियाई थे जो इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सोर्स से एमिट हो रहे थे। अब इन अल्फ़ा पार्टिकल्स में ये काबिलियत होती है कि ये किसी हद तक जो गोल्ड फॉयल है उसमें घुस सकते हैं। अब इसने एक उस फोटोग्राफिक प्लेट पे
अल्फा पार्टिकल्स के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया। यहाँ पर अब एक चीज़ प्रूव हुई कि एटम का जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो करेक्ट नहीं था। अब प्लम पुडिंग मॉडल को जो डिस्कवर करने वाला इंसान था वो था जे थॉमसन। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एटम जो है, यहाँ पर आपको ये जो गोल दायरा नज़र आ रहा है इसको आप एक एटम फर्स्ट कर लो कि जो एटम है वो पॉजिटिव चार्जेस की एक स्ट्रीम है या एक सी कह सकते हो आप, ठीक है। और उसके अंदर कहीं कहीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्जेस का एक समंदर है और उसके अंदर कहीं कहीं नेगेटिवली चार्जेस जो हैं वो स्विम कर रहे हैं। इसको आप एक तरह से यूं भी देख सकते हो जैसे चॉकलेट चिप कुकीज़ होते हैं, ठीक है। अब वो जो कुकी है, जो ब्राउन कलर का कुकी है वो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और उसके ऊपर जो चॉकलेट चिप लगे होते हैं वो आप समझ लो कि वो नेगेटिव चार्ज है। इस तरह आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब इस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये कॉन्सेप्ट तो गलत साबित हो गया। नेक्स्ट इसकी ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या थी? Almost all particles pass through the foil undeflected. तकरीबन जो पार्टिकल्स थे वो फॉयल से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। किसी किस्म की रुकावट के बगैर, किसी किस्म की डिफ्लेक्शन के बगैर वो पास आउट हो गए। नेक्स्ट, आउट ऑफ 20,000 particles only few were deflected at fairly large angle and very few bounced back on hitting the gold foil. अब तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए गए थे, अल्फा पार्टिकल्स। उनमें से कुछ जो थे वो एक लार्ज एंगल के थ्रू वो डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जो थे वो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए। जिस तरह वो हिट हुए गोल्ड फॉइल पे उसी तरह बाउंस बैक हो गए, पीछे की तरफ आ गए। अब आप इधर एक डायग्राम देखो जो आप पहले देख चुके हो, यहाँ से आपको आसानी से समझ आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्लेक्शन के बगैर गोल्ड फॉइल से पास आउट हो रहे हैं। सीधी लाइन आपको शो हो रही है। अब आप कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हो जो एक एंगल क्रिएट करते हुए डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप ये स्मॉल डिफ्लेक्शन देख सकते हो, एक लार्ज डिफ्लेक्शन देख सकते हो, और कुछ जो हैं वो रिपेल्ड बैक हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इनकी डिफ्लेक्शन किस वजह से है? एटम के अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस है, मतलब वो इतना हार्ड है कि उससे डिफ्लेक्ट होकर वो बिल्कुल ही रिपेल्ड बैक हो गए। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला। सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पर पहली बात तो उसने ये बताई है क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फॉयल से पास आउट हो गए थे, तो इससे क्या जाहिर हुआ कि एटम का जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो एम्प्टी है, उसमें कुछ पाया नहीं जाता। नेक्स्ट उसने बताया द डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब कुछ एटम्स की जो डिफ्लेक्शन थी उससे ये जाहिर हुआ कि इसके दरमियान में कोई पॉजिटिव सेंटर मौजूद है जिसकी वजह से वो चीज़ डिफ्लेक्ट हो गई है। आप जानते हो कि अगर दो सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे हो तो वो अट्रैक्ट नहीं होते, वो रिपेल हो जाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स तो पहले ही पॉजिटिवली चार्ज थे। अब उनकी डिफ्लेक्शन ने ये बात प्रूव करवाई कि अब वो जो सेंटर में जो भी चीज़ मौजूद थी वो भी पॉजिटिवली चार्ज थी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। अब बाद में उन्होंने उस सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस का नाम दिया। थर्ड वन है द कंप्लीट रिबाउंड्स ऑफ ए फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अब कुछ पार्टिकल जो बिल्कुल ही रिपेल बैक हो गए थे, उससे ये जाहिर हुआ कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू अगर आप एटम का पूरा वॉल्यूम देखो, क्योंकि ज़्यादातर तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास आउट हो गए थे। अब चौथा पार्ट ये, सिंस ए फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। क्योंकि बहुत से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे, इससे ज़ाहिर होता है कि जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा है एज़ कंपेयर टू
टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। ये तीसरा और चौथा पॉइंट तकरीबन सेम ही है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब छठा पॉइंट ये ज़ाहिर करता है कि एटम जो है वो पूरे का पूरा न्यूट्रल है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन के नंबर्स के इक्वल होते हैं। Except electrons, all fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कौन कौन से पार्टिकल्स रह गए? एक तो प्रोटॉन रह गया और दूसरा न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इस मॉडल में पाए जाने वाले जो डिफेक्ट्स थे उनको चेक करते हैं। पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और emit एनर्जी continuously and they should ultimately fall into the nucleus. अब अगर आप रेडिएशन की क्लासिकल थ्योरी को देखो तो उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स पे तो एक चार्ज होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से उनको चाहिए कि वो एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करें या रिलीज करें एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बिल आखिर इनको न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए, ना कि वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करें, बल्कि उनको तो अट्रैक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फिर तो इनको अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, जबकि थ्योरी में इसकी कोई रीज़न पेश नहीं की गई। सेकंड ये था, इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स emit एनर्जी कंटिन्यूसली दे शुड फॉर्म ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। अब अगर तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो इनको चाहिए था कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को ओरिजिनेट करें, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जस्ट लाइक रेनबो होता है, मतलब कि उनके स्पेक्ट्रम के बीच में किसी किस्म का कोई गैप नहीं होता उनकी वेवलेंथ के बीच में। ठीक है, वो बिल्कुल विदाउट एनी गैप एनी लाइनिंग वो बिल्कुल कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। जबकि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें बाकायदा डिस्क्रीट वाज़ा लाइन्स शो हो रही होती हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट को इस एटॉमिक मॉडल में कुछ ऑब्जेक्शंस नज़र आए। साइंटिस्ट ने ये कंसीडर किया कि कोई और एटॉमिक मॉडल होना चाहिए। ये कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।